हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ आरती। वेलकम टू माय चैनल लर्न एंड ग्रो विद आरती मैम। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत। जो टीचिंग एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं उन्होंने इसका नाम ज़रूर सुना होगा, ठीक है। और ये भी आपके एग्ज़ाम में बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इससे भी क्वेश्चन हमेशा आता है। चलिए इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको एक्सप्लेन करने के लिए एक डायग्राम लिया है, आप देख सकते हैं। एक डायग्राम लिया है। इस डायग्राम में देखिए, चलिए इसकी कुछ बेसिक बातें समझ लेते हैं। इसके 3 लेवल्स होते हैं और उन 3 लेवल्स में 6 स्टेज होती हैं। आप देख सकते हैं 3 लेवल्स हैं और हर लेवल में 2-2 स्टेज हैं, ठीक है। तो इस तरह से इसमें 6 स्टेज होती हैं। सबसे पहली जो स्टेज होती है आपकी, वो होती है आपकी प्री कन्वेंशनल लेवल। क्वेश्चन कैसे बनते हैं इसमें से? क्वेश्चन आपसे ऐसे ही पूछ सकता है, आपसे लेवल पूछ लेता है और फिर स्टेज चूज़ करने को देता है कि इस लेवल में कौन सी स्टेज आएगी, या फिर आपको स्टेज दे देता है और आपसे लेवल पूछता है कि ये कौन से लेवल में आएगा। तो आपको लेवल भी अच्छे से पता होना चाहिए और स्टेजेस भी अच्छे से पता होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन कंफर्म आता है। फर्स्ट है आपकी प्री कन्वेंशनल स्टेज। सबसे पहले आपकी प्री कन्वेंशनल स्टेज, जो कि 4 से 10 ईयर तक मानी जाती है, 4 से 10 साल तक मानी जाती है। देखिए, तो इसमें फर्स्ट स्टेज जो होती है वो होती है अवॉइडिंग पनिशमेंट। मतलब यहाँ जो है बच्चा दंड से बचने के लिए काम करता है। मतलब जिस भी काम में उसे लगेगा कि हाँ इसमें आपकी पिटाई होगी, आपको पनिश किया जाएगा, उस काम से वो बचेगा। सेकेंड स्टेज जो होती है वो होती है एमिंग एट अ रिवॉर्ड। मतलब इसे हम टिट फॉर टैट भी कहते हैं। तू मेरा ये काम कर दे, मैं तेरा ये काम कर दूंगा। आपने देखा होगा छोटे बच्चों में अक्सर ऐसा होता है कि पहले तू मेरा ये काम कर, फिर मैं तेरा ये काम करूँगा। या फिर जो लेडीज़ हैं वो रिलेट कर सकते हैं कि उनके बच्चे कि हाँ मम्मा मैं आपका ये काम कर दूंगा, लेकिन मुझे 10 रुपीज़ चाहिए, मुझे 5 रुपीज़ चाहिए। तो इस तरह से ये वो वाली स्टेज आपकी होती है। थर्ड स्टेज होती है जो अंडर आती है कन्वेंशनल लेवल के, ठीक है। कन्वेंशनल लेवल के अंतर्गत जो है ये स्टेज आपकी आती है। इसमें क्या होता है, इसमें फर्स्ट स्टेज जो होती है इसकी कन्वेंशनल लेवल की, वो होती है गुड बॉय गुड गर्ल एटीट्यूड। इसमें बच्चा अच्छा बच्चा बनने की कोशिश करता है। मतलब वो पूरी कोशिश करता है कि सब उसको अच्छा ही बोले। जैसे जब टीचर क्लास में जाता है तो एक दो बच्चे ऐसे होते हैं जो खड़े होकर स्पेशल दूसरे बच्चों की कंप्लेंट करते हैं कि मैम देखो ये बातें कर रहा था और ये ऐसे कर रहा था। तो वो क्या बनना चाह रहा है, वो अच्छा बच्चा बनना चाह रहा है, ठीक है। तो वो कौन से स्टेज में है, वो आपकी थर्ड स्टेज में है। और कौन से लेवल में है, कन्वेंशनल लेवल में है। अब है आपकी फोर्थ स्टेज। फोर्थ स्टेज में क्या होता है, फोर्थ स्टेज में लॉ एंड ऑर्डर को जो है बच्चा फॉलो करता है, उसके प्रति पूरा लॉयल रहता है, ईमानदार रहता है। मतलब जो चीज़ जिस चीज़ से अगर हम बात करें रूल्स को बहुत अच्छे से फॉलो करता है। उसके लिए वो रूल्स चेंजेबल नहीं है, मतलब वो रूल्स चेंज नहीं हो सकते। लाइक मान लिया कि रेड लाइट है तो रेड लाइट को क्रॉस नहीं किया जा सकता, उसके लिए बहुत बड़ा अपराध होगा यदि उसने उसको क्रॉस कर लिया। तो यहाँ पे उसे लगता है कि मतलब ये रूल्स जो है चेंजेबल नहीं होते हैं। आगे देखिए, जस्टिस एंड द स्पिरिट ऑफ द लॉ। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे बच्चा इतना तर्क करना सीख लेता है। और ये लेवल कौन सा आपका, पोस्ट कन्वेंशनल। यहाँ पे वो ये फ़र्क करना सीख लेता है कि रूल्स को चेंज किया जा सकता है। कैसे? मान लो रेड लाइट है और यदि रेड लाइट पर कोई एम्बुलेंस है और एम्बुलेंस उस रेड लाइट को क्रॉस करके जा रही है, तो उसे गलत नहीं माना जाएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि आप सभी को पता है एम्बुलेंस का पर्पस क्या होता है। अगर वो वहाँ पे रेड लाइट का इंतज़ार करेगी तो मे भी किसी की जान जा सकती है, तो वो वहाँ पे किसी की जान बचा रही है। सो वहाँ पे उस सिग्नल को तोड़ना गलत नहीं है। तो यहाँ पे जो है बच्चा इन चीज़ों में फ़र्क करने लग जाता है।
अब यहाँ पे यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स ऑफ एथलेटिक्स, इसमें क्या होता है, इसमें भी यही होता है कि जो बच्चा है वो यहाँ पे पूरी तरह से स्वतंत्र हो जाता है, वो उसे ये पता चल जाता है कि किस तरह से बाकी रूल्स को भी चेंज किया जा सकता है। लाइक कोई लॉ बना दिया गया है और आप देखते हैं जो बच्चे स्ट्राइक करते हैं कि हाँ उस रूल को चेंज करवाने के लिए, तो वो इसी लेवल में आते हैं, पोस्ट कन्वेंशन लेवल में। ठीक है, तो हमने यहाँ पे इसको थोड़ा बहुत समझा, अब हम इसको डीप में एनालिसिस करेंगे। तो देखिए, जो कोहलबर्ग थे वो एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे। ठीक है, और इन्होंने कौन सी थियोरी दी है, मॉरल डेवलपमेंट की थियोरी इन्होंने दी है। अब कल वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले मॉरल डेवलपमेंट के बारे में बात करने वाले कौन थे, पियाजे थे। यदि क्वेश्चन में आपसे पूछता है कि सबसे पहले कौन था, तो आप पियाजे का नाम लेंगे। और अगर वो पूछे कि अगर फेमस पूछता है फिर तो कोहलबर्ग है ही। पियाजे ने सबसे पहले उसके ऊपर काम किया था, बट उसको फेमस करने वाले कौन थे, कोहलबर्ग थे। क्लियर। अब मॉरलिटी होती क्या है, व्हाट इज मॉरलिटी? तो ये अवधारणा कि क्या सही है और क्या गलत है, यही क्या है, मॉरलिटी है, नैतिकता है। बच्चा अगर ये फर्क समझ पा रहा है कि क्या सही है क्या गलत है, तो वो क्या है, मॉरल है, वो मॉरलिटी है उसकी। ठीक है, अब मॉरल डेवलपमेंट क्या होता है? ठीक है, मॉरल डेवलपमेंट क्या होता है? तो मॉरल डेवलपमेंट रेफर्स टू द प्रोसेस वेयर पीपल फॉर्म अ प्रोग्रेसिव सेंस अबाउट व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर। मतलब जो नैतिक विकास की प्रक्रिया होती है उसमें क्या होता है, जहाँ लोग सही और गलत और उचित और अनुचित के बारे में क्या करते हैं, एक आपकी प्रोग्रेसिव सेंस बनाते हैं। ठीक है, उसे क्या कहते हैं, मोरल डेवलपमेंट कहते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये वाला पॉइंट आ गया है कि बोथ पियाजे एंड कोहलबर्ग गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ मोरल डेवलपमेंट। मतलब दोनों ने ही मोरल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट दिया है, बट सबसे पहले पूछा जाए तो आपके पियाजे हैं, और अगर ये पूछा जाए कि फेमस कौन है तो वो कोहलबर्ग है। ठीक है, और कल की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो मेवात कैडर का जो एग्ज़ाम हुआ था पीआरटी का, उसमें ये क्वेश्चन डाला हुआ था, बट उसमें दोनों ही ऑप्शन थे। पूछा गया था कि मॉरल डेवलपमेंट किसके द्वारा दिया गया है, तो उसमें दोनों ही ऑप्शन थे। तो स्टूडेंट्स ने जिन्होंने अच्छा डीपली एनालिसिस किया है उन्होंने तो कोहलबर्ग चूज़ किया क्योंकि फेमस वही थे, बट पियाजे भी तो थे, लेकिन वहाँ पे बिल्कुल भी मेंशन नहीं था कि पहले किसने दिया या बाद में किसने दिया, ऐसा कुछ नहीं था। तो वैसे तो आंसर यही बनना था, बट फिर भी कुछ लोगों ने उस क्वेश्चन को चैलेंज किया है और मे बी उन्हें 1 नंबर मिल सकता है यहाँ से। अब देखिए इसके क्या क्या एस्पेक्ट हैं। इसके एस्पेक्ट हैं मॉरल रियलिज्म, मॉरल कोऑपरेशन, मॉरल डिलेमा, मॉरल रीजनिंग। ठीक है, ये इसके एस्पेक्ट हैं। अब इनको डिटेल में देखते हैं। तो सबसे पहले है आपका मॉरल रियलिज्म। इसमें क्या होता है, रूल्स आर एब्सोल्यूट एंड फिक्स्ड एंड कांट बी चेंज। जो रूल्स होते हैं वो बिल्कुल फिक्स होते हैं, उन्हें चेंज नहीं किया जा सकता। ठीक है, सेकंड है इफ़ यू ब्रेक द रूल यू विल गेट पनिश्ड। अगर तुमने रूल तोड़ा तो तुम्हें पनिश किया जाएगा। ठीक है, ये होता है आपका मॉरल रियलिज्म में। अब देखिए मॉरल कोऑपरेशन में क्या होता है, रूल्स आर सोशल कन्वेंशंस दैट कैन बी चैलेंज्ड एंड मॉडिफाइड व्हेन कंसर्न्ड पार्टीज एग्री। अब इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है कि जो नियम हैं वो सामाजिक परंपराएं हैं जिन्हें संबंधित पक्षों के सहमत होने पर चुनौती दी जा सकती है और संशोधित किया जा सकता है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल है जैसे अभी मैंने आपको बताया था एम्बुलेंस वाला, या कि अगर एम्बुलेंस जो है रेड लाइट को क्रॉस करके जा रही है, वो ब्रेक तोड़ रही है, तो इसका मतलब वो मॉरल
कोऑपरेशन है, वो नैतिक सहयोग है, ठीक है, वो गलत नहीं है। तो इसमें ये होता है। और अगर बात करें कि इन सिंपल वर्ड्स, आवर इंटेंशन इज राइट इनसाइड ऑफ सोसाइटी वी कैन ब्रेक द रूल। मतलब अगर हमारी इंटेंशन सही है, हमारी इंटेंशन गलत नहीं है, तो हम रूल्स को ब्रेक कर सकते हैं। ये इसका कंक्लूजन है, ठीक है। अब आता है नेक्स्ट थर्ड पार्ट, मोरल डिलेमा। अब मोरल डिलेमा क्या होता है? नैतिक दुविधा। अब जैसे आप देख सकते होगे, मैंने यहाँ इमेज डाली है। ये लड़की कंफ्यूज है कि किस तरफ जाए, इस तरफ राइट वे पर जाए या रॉन्ग वे पर जाए। तो ये क्या होता है आपका? ये आपका होता है मोरल डिलेमा। जब राइट और रॉन्ग के बीच में कंफ्यूजन होती है कि राइट को चूज़ किया जाए या फिर रॉन्ग को चूज़ किया जाए, तो ये होती है मॉरल डिलेमा। अब यहाँ पे जो है एक स्टोरी है छोटी सी, जो कि कोहलबर्ग के कॉन्सेप्ट से ही रिलेट करती है। मैंने उसकी इमेज डाली है, ये रही, देखिए, शायद आप सबने सुनी भी हो, अगर नहीं भी सुनी है तो हम एक बार देख लेते हैं। एक हाइंज नाम का पर्सन होता है जिसकी वाइफ बहुत ज़्यादा बीमार होती है, और उसकी वाइफ को ठीक होने के लिए एक खास दवाई की ज़रूरत पड़ती है। तो जब वो दवाई लेने जाता है, तो जो केमिस्ट वाला होता है वो उससे 10 गुना एक्स्ट्रा पैसे मांगता है उस दवाई के लिए, लेकिन उसके पास पैसे नहीं होते। वो उसको कन्विंस करने की पूरी कोशिश करता है कि थोड़ा सा कम कर लो, 50% कम कर लो, लेकिन जो केमिस्ट वाला होता है वो बिल्कुल क्लियर मना कर देता है। लेकिन अब यहाँ पे कंफ्यूजन क्या होती है कि अब वो जो जो हाइंज होता है वो डिलीमा में है कि वो दवाई उसकी वाइफ के लिए इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा। इसी हाइंज वाली स्टोरी को लेकर जो है कोहलबर्ग ने एक्सपेरिमेंट किया था, अलग अलग बच्चों से उसके बारे में पूछा गया कि जो हाइंज है अब उसे क्या करना चाहिए। तो कुछ बच्चों ने कहा कि हाँ, उसे दवाई ले लेनी चाहिए। कुछ बच्चों ने कहा ठीक है, उसे चोरी कर लेनी चाहिए। तो अलग अलग जो लेवल के स्टूडेंट्स थे, बच्चे थे, उन्होंने अलग अलग तरह की बातें की। तो यहाँ से उसने कंक्लूजन निकाला था मोरल डेवलपमेंट का। तो अब हाइंस क्या करता है, वो जो है उस दवा को चोरी कर लेता है और फिर अपनी वाइफ की वो जान बचा लेता है। तो जो कोहलबर्ग थे उन्होंने यही बच्चों से पूछा था कि क्या उसने सही किया या गलत किया। तो अलग अलग एज के बच्चों ने अलग अलग उसके रिप्लाई भी किए थे। ये थी आपकी हाइंस की स्टोरी, जो कि कोहलबर्ग वाले चैप्टर में हमेशा बताई जाती है, ठीक है। सॉरी। फोर्थ है आपका मोरल रीजनिंग। अब ये क्या होता है? ये इट इज़ जस्टिस पर्सपेक्टिव, मतलब यह न्याय दृष्टिकोण होता है, सही और गलत का दृष्टिकोण होता है इसमें। थिंकिंग प्रोसेस इन्वॉल्व इन द जजमेंट ऑफ क्वेश्चन ऑफ राइट एंड रॉन्ग इज मोरल रीजनिंग। कि सही और गलत के प्रश्नों के निर्णय में शामिल सोचने की जो प्रक्रिया होती है उसे ही नैतिक तर्कना कहते हैं, नैतिक मोरल रीजनिंग कहते हैं, ठीक है, कि ये क्वेश्चन सही है या गलत है। अब ये बात मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। जो कोहलबर्ग की मॉरल डेवलपमेंट थियरी है उसके 3 लेवल्स है और 6 स्टेजेस हैं। क्लियर? सबसे पहले आता है प्री कन्वेंशनल मॉरल रीजनिंग, ठीक है। देखिए अब इसमें क्या होता है,
मोरल बात करें, हाँ रीजनिंग या फिर लेवल। अब इसमें 2 स्टेजेस होती हैं, ठीक है, 3 लेवल्स हैं और 6 स्टेजेस हैं, तो प्रत्येक लेवल में 2-2 स्टेजेस हैं। तो इसमें भी आपकी 2 स्टेज हैं, पनिशमेंट एंड ओबीडियंस ओरिएंटेशन, इंस्ट्रूमेंटल एंड रिलेटिविस्ट ओरिएंटेशन। अभी मैंने आपको बताया था पनिशमेंट एंड ओबीडियंस में क्या होता है, बच्चा जो है काफ़ी आज्ञाकारी होता है, पनिशमेंट से बचने की कोशिश करता है, वो ऐसा कोई काम नहीं करता जिससे उसको पनिशमेंट मिले। अब इसमें क्या होता है, इसमें अदला बदला होता है, तो मेरा ये काम कर, मैं तेरा ये काम करूँगा, ठीक है, तो इसमें ये होता है। बाकी आप देख सकते हैं, रीड कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब इन स्टेजेस को डीपली देख लेते हैं। जो इसका फर्स्ट स्टेज होती है, अर्लीस्ट स्टेज ऑफ मोरल डेवलपमेंट, मतलब ये इसकी सबसे पहली स्टेज होती है। उसके बाद कॉमन इन यंग चिल्ड्रन, जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें ये जो स्टेज है बहुत कॉमन पाई जाती है। चिल्ड्रन सी रूल्स एज फिक्स्ड एंड एब्सोल्यूट, बच्चे जो हैं रूल्स को बिल्कुल फिक्स मानते हैं। द ग्रोस रिजल्ट ऑफ द वर्क मेक्स इट गुड और बैड, और जो रिजल्ट आता है किसी भी काम का वो उसी के अकॉर्डिंग देखते हैं कि वो अच्छा है या बुरा है, ठीक है। चिल्ड्रन वर्क टू अवॉइड पनिशमेंट, अगेन बच्चे जो है पनिशमेंट को अवॉइड करते हैं। मोरालिटी इज मोटिवेटेड बाय पनिशमेंट, यहाँ पे जो है पनिशमेंट से बच्चों की मोरालिटी जो है वो मोटिवेट होती है। अगर उस बच्चे को पनिशमेंट मिली तो बच्चा उस काम को दोबारा करने से डरेगा, कतराएगा कि हाँ ये काम अच्छा नहीं है, इसलिए मुझे पनिश किया गया, अगर अच्छा होता तो थोड़ी ना पनिशमेंट मिलती। क्लियर। अब देखिए, मोरालिटी जो होती है वो एक्सटर्नल होती है, बाहरी रूप है। एग्जाम्पल देखिए, कीप क्वाइट सो दैट टीचर वॉन्ट गेट मैड एट मी, मतलब चुप हो जाओ वरना टीचर मुझ पर गुस्सा करेगी, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल था, मतलब यहाँ पे वो उस पनिशमेंट से, उस गुस्से से बचना चाहता है। क्लियर। सेकेंड है इंस्ट्रूमेंटल रिलेटिविस्ट ओरिएंटेशन। अब इसमें क्या है, द चिल्ड्रन कंसिडर दैट वर्क गुड इन विच ही हैज़ पर्सनल बेनिफिट, यहाँ पे वो अपना पर्सनल बेनिफिट देखता है, उसको बेनिफिट किस बात से हो रहा है। रेसिप्रोसिटी इज पॉसिबल बट ओनली इफ इट सर्व्स one's own interest. At this stage of moral development, children account for individual point of view and judge actions based on how they serve individual needs. अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ये क्या कहना चाह रहे हैं कि जो बच्चा होता है उसको कार्य करना वो तब अच्छा मानता है जब उसमें उसका अपना पर्सनल बेनिफिट होता है, ठीक है। और जो पारस्परिकता होती है वो संभव है लेकिन केवल तभी जब वह अपने हितों की पूर्ति करे, मतलब उस यहाँ पे कुल मिलाकर बात वही है कि यहाँ पे सिर्फ बच्चा अपने बारे में सोचता है, उसका भला हो रहा है तभी वो दूसरे का करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा, ठीक है। अब नैतिक विकास के इस स्तर पर बच्चे व्यक्तिगत दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हैं और व्यक्तिगत ज़रूरतों को पूरा करने के तरीके के आधार पर कार्यों का निर्णय करते हैं। सेम एज वही बात है, बच्चा यहाँ पे सिर्फ अपने बारे में सोचता है। एग्जाम्पल देखिए, आई विल लेट यू कॉपी माई इफ़ यू डू माई होमवर्क, अगर यदि तुम मेरा होमवर्क करोगे तो मैं तुम्हें चीटिंग करने दूंगा। क्लियर। तो आप एग्जाम्पल देख रहे हो, मतलब यहाँ पे टिट फॉर टैट चल रहा है, अदला बदला चल रहा है कि आप मेरा होमवर्क करते हैं तो मैं आपको मेरी नकल करने दूंगा, समझे। तो ये होता है स्टेज में। अब देखिए कन्वेंशनल स्टेज, आई होप आपको दिख रही होगी, इसी में मर्ज हो गई है। ये है आपकी कन्वेंशनल स्टेज। इसकी एज क्या होती है, 10 to 13 ईयर होती है, ठीक है। जो फर्स्ट स्टेज थी हमारी, इफ़ यू रिमेंबर, 4 to 10 ईयर थी।
अब ये हमारी सेकेंड स्टेज है कन्वेंशनल लेवल, और ये जो है आपकी 10 to 13 ईयर है। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या होता है। वेट, रीजनिंग इज बेस्ड ऑन द नॉर्म्स ऑफ द ग्रुप टू विच द पर्सन बिलोंग्स। मीन्स जो यहाँ पे रीजनिंग होती है उन नॉर्म्स पर आधारित होती है जिससे व्यक्ति संबंधित होता है। ठीक है, देखिए इसका फर्स्ट ग्रुप देखिए क्या कह रहा है। गुड बॉय नाइस गर्ल ओरिएंटेशन। ठीक है, गुड बॉय नाइस गर्ल ओरिएंटेशन यानी कि अच्छा लड़का और अच्छी लड़की। तो ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे होता है। अब इसमें क्या होता है, द चाइल्ड इज अट्रैक्टेड टू प्रेज एंड अप्रूवल। मतलब जो बच्चा होता है वो प्रेज और अप्रूवल के प्रति जो है अट्रैक्ट होता है। जहाँ उसको ऐसा सुनने को मिलेगा, हाँ बड़ा अच्छा बच्चा है, तो उस काम को वो बहुत खुशी से करता है और जल्दी भी करता है। एट दिस स्टेज कोऑपरेशन इज एक्सेप्टेड एज द बेस्ट कंडक्ट ऑफ द इंडिविजुअल। मतलब इस स्तर पर जो सहयोग को व्यक्ति के सर्वोत्तम आचरण के रूप में स्वीकार किया जाता है। मतलब कुल मिलाकर बात वही है, बच्चा जो है यहाँ पे अच्छा बनने की कोशिश करता है और वो सोचता है कि सबसे बेस्ट मैं ही हूँ। मतलब वो ऐसी एक्टिविटीज़ करता है जिससे वो सबको अच्छा लगे। लाइक एग्जाम्पल देखिए, टू बी अ गुड चाइल्ड इन द क्लास कंप्लेनिंग टू द टीचर अबाउट अदर चिल्ड्रन। मतलब अच्छा बच्चा बनने के चक्कर में दूसरे बच्चों की क्या करता है, कंप्लेन करता है टीचर से। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए आगे देखिए, सोशल ऑर्डर मेंटेनिंग ओरिएंटेशन। ये जो है इसकी सेकंड स्टेज है। ये इसकी सेकंड स्टेज है। वो अच्छा बच्चा अच्छा लड़की वो इसकी फर्स्ट स्टेज थी आपके सेकंड लेवल की, और ये इसकी सेकंड स्टेज है सोशल ऑर्डर मेंटेनिंग ओरिएंटेशन। मीन्स जो सामाजिक क्रम होता है वो हम यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, focus on maintaining law and order by following the rules, doing one's duty and respected authority। मीन्स जो कानून व्यवस्था बनाए रखने, नियमों का पालन करने, अपना कर्तव्य निभाने और अधिकार का सम्मान करने पर ध्यान दिया जाता है। समझ पा रहे हैं? ये सारी लैंग्वेज क्या कह रही है, ये सारी लैंग्वेज ये कह रही है कि बच्चा जो है रूल्स फॉलो करता है। इसमें हर तरह का लॉ एंड ऑर्डर वो फॉलो करता है यहाँ पे। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, यू शुड नॉट लीव द क्लास बिकॉज इट इज़ अगेंस्ट स्कूल रूल्स। मतलब आप क्लास नहीं छोड़ सकते क्योंकि ये जो स्कूल के रूल्स के अगेंस्ट है। क्या ऐसे कोई भी बच्चा अपनी मर्जी से क्लास छोड़कर ऐसे आ सकता है? नहीं आ सकता। ठीक है, तो वहाँ पे बच्चा पूरा रूल फॉलो करता है। अब आती है आपकी लास्ट स्टेज जो है आपकी पोस्ट कन्वेंशनल लेवल। ठीक है, सॉरी मैंने कहा लास्ट स्टेज, ये आपकी लास्ट लेवल। ठीक है, जिसमें 2 स्टेजेस हैं आपकी। चलिए पहले पोस्ट कन्वेंशनल को हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। इट इज़ ऑल्सो नोन एज यंग अडल्टहुड। मतलब इसको जो है प्रौढ़ अवस्था के रूप में भी जाना जाता है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज सेल्फ एक्सेप्टेड मोरल वैल्यू लेवल। मतलब इसको आत्म अंगीकृत नैतिक मूल्य स्तर भी कहा जाता है। ठीक है, और ये पिक्चर यहाँ डल गई, वहाँ डलनी चाहिए थी, कोई बात नहीं, मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए। और क्या होता है इसमें, एट दिस लेवल इंडिविजुअल डिसीजंस आर बेस्ड ऑन सेल्फ चोजन प्रिंसिपल एंड मोरल रीजनिंग इज बेस्ड ऑन इंडिविजुअल राइट्स एंड जस्टिस। अब देखिए यहाँ पे ये क्या कहना चाह रहा है, यहाँ पे ये वही बात कहना चाह रहा है
कि इस स्तर पर व्यक्तिगत निर्णय स्वयं चुने हुए सिद्धांतों पर आधारित होते हैं, समझे। और नैतिक प्रेरणा जो है वो व्यक्तिगत अधिकार व न्याय पर आधारित होती है। मतलब खुद को क्या ठीक लग रहा है, यहाँ पे बच्चा उतना जो है उतनी रीजनिंग उसकी पावर हो जाती है, यहाँ पे वो ये अंतर करने लग जाता है कि क्या चीज़ है जिसमें और सुधार किया जा सकता है और वो पॉसिबल है। मतलब जो रूल्स हैं वो चेंजेबल हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये कहना चाह रहा है। आगे देखिए, दिस लेवल इज ऑल्सो नोन एज मोरलिटी कोऑपरेशन। अब ये जो लेवल है इसको मोरलिटी ऑफ कोऑपरेशन भी कहा जाता है। मोरल रीजनिंग इज बेस्ड ऑन इंडिविजुअल राइट्स एंड जस्टिस। द मोरल कंडक्ट ऑफ द चाइल्ड इज अंडर इंटरनल कंट्रोल। समझे, यहाँ पे जो है बालक का जो नैतिक आचरण है वो आंतरिक नियंत्रण में होता है। मतलब यहाँ पे जो बच्चा है वो खुद ही खुद को मतलब कंट्रोल करता है। यहाँ पे इतनी उसकी रीजनिंग पावर वो लगा सकता है कि कहाँ उसे बोलना चाहिए और कहाँ नहीं बोलना चाहिए, समझे। जैसे हम बात करें, छोटा बच्चा जो है कहीं पे भी कुछ भी बोल सकता है, लेकिन जो एक अडल्ट है, जो एक बड़ा बच्चा है अगर हम कहें तो वो ऐसे ही कहीं कुछ नहीं कहेगा। अगर कहीं पे वाद विवाद है तो वो उसको सुलझाने की कोशिश करेगा, ये नहीं कि ऐसे ही उसने कुछ भी कह दिया। तो यहाँ पे उसके अपने कुछ वैल्यूज़ होती हैं इस एज में, क्लियर। तो इसकी फर्स्ट स्टेज होती है आपकी सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन। ये इसकी क्या होती है, फर्स्ट स्टेज होती है। किसकी, आपकी थर्ड लेवल की। एट दिस स्टेज द इंडिविजुअल फॉलोज द रूल्स ऑफ सोसाइटी। इस अवस्था में व्यक्ति समाज के नियमों का पालन करता है, ठीक है, बिल्कुल करता है। एट दिस स्टेज द पर्सन बिगिंस टू थिंक दैट सम वैल्यूज। और क्या होता है इसमें, सम वैल्यूज, प्रिंसिपल्स एंड राइट्स मे बी अबव द रूल। और क्या होता है इसमें, इस अवस्था में जो है व्यक्ति यह सोचने लगता है कि कुछ मूल्य, सिद्धांत और अधिकार कानून से परे ऊपर भी हो सकते हैं। यहाँ पे इतनी रीजनिंग पावर उसकी हो जाती है, क्लियर। अब इसकी है हमारी लास्ट स्टेज, जो कि है आपकी यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल, मीन्स सार्वभौमिक नैतिक उन्मुक्ता सिद्धांत इसको कहा जाता है। अब इसमें क्या है, इट इज़ कॉल्ड स्टेट ऑफ कॉन्शियस, मीन्स इसे विवेक की अवस्था भी कहते हैं। इट इज़ द हाईएस्ट स्टेट ऑफ मॉरलिटी, और ये जो है नैतिकता की सबसे उच्चतम अवस्था होती है, और इसे हम बखूबी डिस्कस कर चुके हैं। ये भी पहले जैसा ही डायग्राम है, आप इसे भी देख सकते हैं। एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं जो भी हमने अब तक पढ़ा है। हमारे 3 लेवल्स होते हैं जिसमें 6 स्टेजेस होते हैं। फर्स्ट जो है वो आपका होता है पनिशमेंट एंड ओबीडियंस। बच्चा जो है पनिशमेंट से बचता है, ठीक है, और आज्ञा पालन करता है। दूसरे में नाइव हेडोनिज्म होता है। इसमें क्या होता है, बच्चा जो है अदला बदली करता है, टिट फॉर टैट करता है, ठीक है, तू मेरा ये काम कर दे, मैं तेरा ये करूँगा, इसमें इस तरह की भावना होती है। जो आपकी थर्ड स्टेज होती है, सेकंड लेवल की, कन्वेंशनल लेवल की, इसमें बच्चा अच्छा बच्चा बनने की कोशिश करता है। और जो आपकी फोर्थ होती है, इसमें बच्चा रूल्स को फॉलो करता है। और जो आपकी फिफ्थ होती है और सिक्स होती है, यहाँ जो बच्चा है वो रूल्स को, सोशल रूल्स को फॉलो तो करता है, बट यहाँ पे वो ये समझ जाता है कि उन्हें चेंज किया जा सकता है, क्लियर। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैंने आपके साथ कोहलबर्ग पूरा डिस्कस किया है, और अगर कोहलबर्ग से कोई भी क्वेश्चन आता है तो इससे बाहर नहीं होगा, ये बिल्कुल मैं दावे से कह सकती हूँ। इससे बाहर आपका कोहलबर्ग का क्वेश्चन नहीं जाएगा, इसी के अंदर से रहेगा। और अगेन किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट रहता है तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें, और वीडियो आपको जैसी भी लगती है, अच्छी लगे तो भी कमेंट करें, बुरी लगे तो भी कमेंट करें, ताकि मैं अगली वीडियो में जो है उस चीज़ को सुधार सकूं और आपके लिए और अच्छा कंटेंट मैं तैयार कर सकूं। इस कंटेंट में बहुत टाइम लगता है, सो
कोशिश यही रहती है कि अच्छे से अच्छा कंटेंट तैयार किया जाए। फिर भी इसमें कोई भी आपको किंतु परंतु लगती है तो आप कमेंट ज़रूर करें। और यदि आपको वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।